हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 11th का एक होल चैप्टर का रिविजनल क्लास रख रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ इसके एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये वो आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में भी आते रहते हैं और साथ ही साथ क्लास 11th में भी इसे एज अ रिविजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं इनके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चूज द करेक्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लाज्मिड विच प्रोवाइड ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। प्लाज्मिड की बात करेंगे तो जनरली आपको इस बात का आइडिया होगा कि बैक्टीरिया के अंदर दो तरीके के डीएनए होते हैं, एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए और एक होता है आपका जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, उस क्रोमोसोम्स के अलावा होता है। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इस तरीके का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ये होता है एक जेनेटिक मटेरियल और ये होता है आपका वेक्टर। तो इसे बोलते हैं वेक्टर या जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड, या इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और डीएनए, और ये है आपका न्यूक्लियस वाला डीएनए। ठीक है, तो इसी की वो बात कर रहा है। तो ये तीन टाइप के होते हैं, जिनमें से उन टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कोल प्लाज्मिड होगा, एफ प्लाज्मिड होगा, आर प्लाज्मिड होगा कि टीआई प्लाज्मिड होगा। तो देखिए, कोल प्लाज्मिड का मतलब अगर बात करेंगे तो ये कोल्सिसिन नाम का एक एंटीबायोटिक रिलीज करता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है आपका एफ प्लाज्मिड, जिसकी बात करते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। तीसरा होता है आर प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। अच्छा, एफ फर्टिलिटी मतलब ये नंबर को मल्टीप्लाई करने में या बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लिकेशन में रोल प्ले करेगा ताकि बैक्टीरिया अपनी जनरेशन बढ़ा पाए। और एक है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, जब कोई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ये अपने जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं डिफेंस के लिए। तो वो प्लाज्मिड क्या कहलाता है, आर प्लाज्मिड। और एक होता है टीआई प्लाज्मिड। आपको पता होगा कि कोई भी माइक्रोब्स अगर कॉज करता है तो वो क्या करता है, वो एक तरीके से आपकी बॉडी में इंटर करके कोई ना कोई डिजीज या कैंसर जैसे बीमारी फैलाता है। तो ट्यूमर इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड अगर आपकी बॉडी में ट्यूमर इंड्यूस कर दे तो वो क्या कहलाएगा, टीआई प्लाज्मिड। तो इसीलिए टीआई का क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। इसका आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड या आर फैक्टर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, द ग्लोइंग ऑफ द वाटर एट अ नाइट, द ग्लोइंग ऑफ द ग्लोइंग ऑफ द सी वाटर, यहाँ सी वाटर भी लिख सकते हैं, सी वाटर एट नाइट इज कॉज्ड बाय। ठीक है ना, पानी या समुद्र का पानी रात में क्यों चमकता है। ठीक है, उसके क्या रीजन है। अब बोलोगे पानी कैसे चमकता है, बिल्कुल चमकता है। इसमें एक एल्गी पाई जाती है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन आप रेड ओशियन का नाम सुना होगा ना। रेड ओशियन किसकी वजह से शाइनिंग करता है, इसी एल्गी की वजह से। इसमें एक एल्गी है सार्गासम नाम का एल्गी, तो वो उसी एल्गी की वजह से शाइनिंग करता है, राइट। तो इसलिए उसको क्या करिएगा, आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर हम बात करें यूग्लिना, तो यूग्लिना भी एक एल्गी है, जो क्या होता है, एक तरीके से ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक बोथ होता है, दोनों होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं द चैन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, एनिमल और प्लांट के बीच की चैन। कैसे, देखिए, एनिमल हेटरोट्रॉपिक होता है और प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। अगर आप इसकी यूग्लिना की बात करें तो दिन में ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेता है, और रात की बात करेंगे तो रात में क्या करता है, ये एक तरीके से अपने एंटीना है, इसके फ्लैजिला से, फ्लैजिला टाइप के दो एंटीना निकले होते हैं। इस फ्लैजिला से या एंटीना से वो सेंस करके अपने आसपास के शिकारी को पहचान करके उसे अटैक करके कैप्चर कर लेता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे गोनिलक्स, तो गोनिलक्स की बात करेंगे तो ये भी एल्गी की तरह दिखने वाला, ठीक है ना, मतलब सॉरी एल्गी ही है। कुछ हद तक फीचर नॉक्टिलुका से मिलता जुलता है नहीं, मिलता जुलता थोड़ा बहुत फीचर है। इन सब में पिगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए कलर प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता होगा इसमें हाईली पॉइजनस सब्सटेंसेस होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, हाईली पॉइजनस सब्सटेंसेस की वजह से इनकी बॉडी ऐसा लगता है जलती है, तभी तो ये साइन करते हैं सी में। तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, रेड टाइड, है ना। पॉइजन की वजह से ये लाल लाल जलते रहते हैं, तो जलने की वजह से इनको क्या बोल दिया गया, रेड टाइड। बात आती है नॉक्टिलुका की, तो नॉक्टिलुका क्या है, ये वो मटेरियल है जो रात को शाइनिंग करता है सी में, ठीक है ना। और पॉलीमिक्सा ये भी इसी की वैरायटी का एक एल्गीज है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, रात सी में चमकने वाला, साइन करने वाला नॉक्टिलुका। देखिए, साइनिंग ये भी करता है, आपको कंफ्यूजन के लिए गोनिलक्स भी देगा, लेकिन गोनिलक्स रेड टाइड उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, वो रेड कलर का कलर प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट है
व्हाट आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बोलते किसे हैं? अगर आप बात करोगे जब बैक्टीरिया वायरस पर पैरासाइट हो तब बोलते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया पर पैरासाइट हो तब बोलते हैं। देखिए बैक्टीरिया पैरासाइट होने का मतलब जब बैक्टीरिया वायरस पर अटैक करे तब उसे बोलते हैं, या बैक्टीरिया बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे तब बोलते हैं, या वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे तब बोलते हैं, या वायरस वायरस पर अटैक करे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए वायरस को तो कोई नुकसान होता नहीं, इसलिए वायरस पर तो कोई अटैक कर नहीं सकता, वायरस बल्कि दूसरे पर अटैक करता है, ठीक है। तो और वायरस पर खुद पर अटैक नहीं करता वो जब तक उसकी सेलुलर बॉडी ना हो, है ना। अब बोलोगे हमारे बॉडी में वायरस को किल करने के लिए हम एंटीडोट देते तो है, वो भी तो एक वायरल ही है। तो दोस्तों वो हमारी बॉडी में जो एक सेलुलर बॉडी बना चुका होता है तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। बाकी बॉडी के बाहर अगर कोई वायरस रहता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वायरस को चैन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या बोला जाता है, इसे चैन बोला जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर वायरस ही पैरासाइट हो सकता है बैक्टीरिया पे, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन फैक्ट्री आर कॉल्ड। आपको हमने सेल वाले चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स के डिफरेंट डिफरेंट उपनेम, सब नेम जिसे बोलते हैं, सब टाइटल हमने बताए थे। उन्हें टाइटल में चलिए देखते हैं किसको क्या बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला था, इसे बोला था पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा बात करते हैं राइबोसोम को क्या बोला था हमने, तो राइबोसोम को बोला था प्रोटीन फैक्ट्री। तीसरे की अगर बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को हमने क्या बोला था, इसको बोला था हमने, इसको क्या बोला था, इसको बोला था हमने सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। चौथा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को तो हमने काफ़ी सारा बोला, हेड ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेल, ठीक है। सारी चीज़ तो इसी को बोल दी है। तो हमारी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, बी नंबर होगा, राइबोसोम। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, राइबोसोम का प्रोडक्शन करते हैं, जिस राइबोसोम को प्रोडक्शन करने की वजह से राइबोसोम के प्रोटीन बनता है। डायरेक्ट राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनते, ये एक प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के समय, तो उस समय राइबोसोम की जरूरत होती है और उन्हीं में ये एक तरीके से रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी अबाउट हार्ट आर कॉल्ड। हार्ट की स्टडी कहाँ की जाती है, ठीक है। ये सब सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप यही नीट लेवल में देखोगे तो नीट लेवल में थोड़ा कंसेप्चुअल आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और सोचने वाले आते हैं, थिंकिंग वाले, ये सब पूरे फैक्ट बेस्ड है। अगर आपको फैक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर लगाओ, नहीं आ रहा है तो गलत होंगे ही होंगे। तो अगर बात करें हार्ट की स्टडी पूछा है तो देखिए जो ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस दी है, इनके ब्रांचेस की बात कर लेते हैं कि में किसकी स्टडी करते हैं। अगर बात करें हिमेटोलॉजी की, तो हिमेटोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, हिमेटोलॉजी में करते हैं हीम। हीम किस में पाया जाता है, ब्लड में, तो ब्लड की स्टडी हिमेटोलॉजी, ठीक है। या हीमोग्लोबिन की भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ब्लड ही है एक तरीके से, तो उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, हिमेटोलॉजी के अंदर। नेफ्रोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, नेफ्रॉन की स्टडी, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं। और कार्डियोलॉजी के अंदर किसकी करते हैं, हार्ट की, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके बाद आपका हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, अगर आप बात करोगे तो इसमें इंसेक्ट वगैरह है ना, इनकी स्टडी करते हैं, रेप्टाइल वगैरह की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो फिश वगैरह की स्टडी, अब ये हिपैटोलॉजी में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर फिर क्या निकल के आता है, हार्ट की स्टडी पूछा है, ठीक है ना। तो हार्ट की स्टडी कहाँ करते हैं, कार्डियोलॉजी में, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात अगर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप बात करोगे ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, इसमें आपका फाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है ना, सॉरी जेंथोसाइनिन। तो जेंथोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसका ब्राउन कलर होता है। सिल्वर कलर की अगर बात करेंगे तो इसके लिए तो खास पिगमेंट हमने नहीं देखा, सॉरी, लेकिन ये भी किसी न किसी पिगमेंट की वजह से इसका कलर देखने के लिए मिलेगा। तो ये व्हाइट कलर प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको सिल्वर बोला। ब्लू ग्रीन, तो ब्लू ग्रीन की अगर बात करेंगे तो ब्लू ग्रीन का कलर क्यों ऐसा होता है, हाँ ये भी हो सकता है ये पिगमेंट लेस हो, इसलिए वो आपका सिल्वर कलर मतलब कि एकदम व्हाइट कलर दिखता है। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो इसको फाइकोसाइनिन बोलते हैं, फाइकोसाइनिन।
फाइकोसाइनिन में क्या होगा आपका ब्लू कलर, ठीक है ना, क्लियर है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को फाइकोसाइनिन। रेड कलर, रेड कलर किसकी वजह से होता है दोस्तों, तो रेड कलर एक पिगमेंट है जिसको बोलते हैं क्या, कैरोटीन भी बोल सकते हैं या क्रोमेटिन, सॉरी कैरोटीन है, कैरोटीन और एक और होता है कैरोटीन ही, चलिए मान लेते हैं ना, कैरोटीन जो गाजर में कलर पाया जाता है, ठीक है। कैरोटीन की वजह से मेजरली आपको कौन सा कलर मिलेगा, रेड कलर, ठीक है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और है हमने बताया नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे हमारा कलरफुल बैक्टीरिया कौन सा दिखता है, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी के नेचर का। तो इसीलिए हम इसको साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। सॉरी, सर्दी के टाइम है ना, आपको पता है कि सर्दी होने के बाद कैसी परेशानी होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, किस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इसमें निकल के कौन आता है, इसमें निकल के आता है दोस्तों, चलिए चेक कर लेते हैं किसको किसको क्या बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड की अगर बात करें तो पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, थर्ड आई, तीसरी आंख। नींद वगैरह के लिए यही हमारा ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। बॉडी के कलर ये भी डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसे थर्ड आई, तीसरी आंख बोलते हैं। कुछ कुछ का देखा होगा वो प्रेजेंट पास्ट की चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, तो वो किसकी वजह से कर सकते हैं, वो इसी पीनियल ग्लैंड की वजह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, देखा होगा हमारे महात्मा साधुओं का दिमाग बहुत तेज चलता है, ये योग वगैरह साधना करने से, ध्यान करने से ये और तेज बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको तीसरी आंख बोलते हैं, थर्ड आई। तीसरी आंख कोई थी नहीं, वो तीसरी आंख वो है जो हम भविष्य की चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर की चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कैल्शियम वगैरह या सॉल्ट वगैरह की कमी को ये फुलफिल करते हैं, ठीक है। पाया कहाँ जाता है, हमारे थ्रोट में पाया जाता है। और पीनियल कहाँ पाया जाता है, हमारे जस्ट ब्रेन के सेंटर पे। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो आपके बॉडी के इंटरनल फीलिंग्स को, जो भी आपको पेन, सैड, है ना, हंगर, ये जितनी भी चीज़ें हैं इंटरनल फीलिंग्स को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है फादर ऑफ ग्लैंड्स, मतलब ऑल ग्लैंड्स का कंट्रोलर बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। एक नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी की बात करें तो इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सॉरी, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो इनमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आंसर कौन होगा। तो मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं या पियूस ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी को, जो क्या करता है, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, क्लियर है, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, किसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। किस टाइम एरा को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, कौन सा टाइम को गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, जर्म्स की स्टडी करते हैं। तो माइक्रोब्स से जर्म्स में आते कौन कौन से हैं, तो इनकी अगर बात करें तो इनमें आते हैं आपके सॉरी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, है ना, ये जितनी चीज़ें ना प्रोकैरियोटिक ज़्यादातर ये सब माइक्रोब्स के अंदर आती हैं, इसलिए माइक्रोब्स की स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये टाइम मेरा कौन सा है। तो देखिए इसका डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट आंसर आप बात करेंगे, ये याद है तो बनेगा, नहीं तो ये टाइम आप टाइम के हिसाब से नहीं बता सकते। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, 1825 से 19, हाँ ये बता सकते हैं क्यों ये टाइम दिया गया 1940। देखिए इस टाइम में, इस टाइम के बीच में चाहे लुइस पास्चर हो, क्योंकि माइक्रोब्स का ओरिजिनेटर लगभग इन्हीं को माना जाता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, चाहे लेवेनहॉक हो, चाहे इवानोव्स्की हो, ठीक है, चाहे रॉबर्ट कोच हो, ये ऐसे मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोब से भर के काम किया, ठीक है। और वो टाइम एरा इनका लगभग यही था, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा
इस टाइम मेरा को क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक होता है गोल्डन एज ऑफ साइंस भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो वो आपका लगभग कह सकते हैं कि आफ्टर 12 AD के आसपास होता है। ठीक है, चलिए उसको छोड़ दें, अभी आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो टिश्यू के बारे में स्टडी करती है, डील करती है? तो सबसे पहले ब्रांचेस में देख लेते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस। तो मार्फोलॉजी, ये क्या करता है, मार्फोलॉजी दोनों होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, प्लांट में भी होते हैं। एक होता है एनाटॉमी भी, तो एनाटॉमी इंटरनल स्टडी करता है, मार्फोलॉजी क्या करता है, एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी करता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो एक बाहर की स्टडी, उसके शारीरिक बनावट की स्टडी करना क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी। अब अगर मार्फोलॉजी की बात करें तो दूसरा ऑप्शन क्या है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, साइटो एक ग्रीक टर्म है जो जिसका मतलब होता है सेल, तो सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी। दूसरा नेक्स्ट अगर बात करेंगे हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी जो है टिश्यू से लिया गया है और इसको डिस्कवर किसने किया था, बिचैट साहब ने, हिस्टोलॉजी टर्म ध्यान रखिएगा। तो हिस्टोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यू की। एक आता है नेक्स्ट सीरोलॉजी, तो सीरोलॉजी सीरम ब्लड की स्टडी बोलो या सीरम की स्टडी बोलो, क्या कहलाएगा, सीरोलॉजी। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर कौन होगा, इसका आंसर होगा आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यू की। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, अ ट्रू फिश इज, सत्य मछली है। अब इसमें कोई लॉजिक आपको लगेगा नहीं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो आप लगा सकते हो, नहीं आ रहा तो नहीं लगा पाओगे। तो अगर इसकी बात करें सिल्वर फिश, ठीक है ना, ये व्हाइट कलर की फिश है, दिखने में व्हाइट दिखती है इसलिए इसको सिल्वर फिश बोला। ग्रे फिश, ठीक है ना, सॉरी क्रे फिश की बात करेंगे तो इसके बारे में तो ज़्यादा आइडिया आपको बताएंगे भी तो नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट है डॉग फिश, ये आपको दिखने में इसे सी हॉर्स देखा होगा, समुद्री दरियाई घोड़ा, ठीक है ना, सी हॉर्स, एक फिश को जिसको क्या बोलते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं, है ना, समुद्री घोड़ा। ठीक है, तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है डॉग जैसे दिखता है इसलिए उसको बोलते हैं डॉग फिश। नेक्स्ट है वेल फिश की अगर बात करेंगे, अच्छा इसी डॉग फिश को क्या बोलते हैं, ट्रू फिश भी बोलते हैं, सत्य मछली। एक होता है वेल फिश क्या है दोस्तों, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये मेमेलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, है तो फिश लेकिन मेमेलियन से। आपको पता है मेमेलियन में जो डायरेक्ट बच्चे को देते हैं, अंडे नहीं देते, वो आते हैं, तो उन्हीं में से। और मल्टीपल फिश क्या देते हैं, एग्स देते हैं, केवल किसको छोड़ के, व्हेल और डॉल्फिन वगैरह, शार्क वगैरह को, बड़ी बड़ी मछलियों को छोड़ करके। ये कुछ एक्सेप्शनल है, ध्यान रखिएगा। तो ये किससे बिलोंग करते हैं, मेमेलिया से, जो कि मेमेलिया की अगर बात करें तो मेमेलियम क्या आएगा, मेमेलियम में जो ओबी पैरस और बीबी पैरस दो टर्म होते हैं। ओबी मतलब जो अंडे देते हैं, बीबी मतलब जो बच्चे देते हैं। तो ओबी पैरस बाकी फिश आते हैं, जबकि ये फिश क्या है आपका, बीबी पैरस जो बच्चे देती है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से डॉग फिश को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका ट्रू फिश। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, हाउ मेनी ATP ऑफ 1 NADPH, एक NADPH में कितने ATP होते हैं। तो अगर इनकी बात करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, 1 ATP बराबर 2 ADP होता है, या 2 GTP भी बोल सकते हो, GDP मतलब ग्वाइनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP मतलब एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और NADPH मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ठीक है ना, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा कि कितने ATP मिलके एक NADP बनाएंगे, तो इसमें 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP, 4 ATP। तो हमने क्लैप्स ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जब बताया था तो उस समय बताया था कि कितने ATP बराबर कितने NADPH, है ना, कितने ATP बराबर कितने ADP। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 ADP बराबर 1 ATP, 2 ATP बराबर मतलब 4 ADP, 3 ATP बराबर 1 NADP, और ADP में 6, और NADPH2 में आपका कितना, एक NADP से 3 ATP बनाए जा सकते हैं, मतलब NADPH बड़ा मॉलिक्यूल है एज कम्पेयर टू ATP। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आंसर है दोस्तों, 4 ATP मतलब कि सिंपल है, एक NADP और एक ATP बचेगा। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा दोस्तों, हमारा आंसर है तीसरा नंबर, थर्ड क्या है, 3 ATP मिलके क्या बनाता है, एक NADPH2, यही पूछा है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रेड बाय, किसके थ्रू ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड रहता है, किस पिगमेंट्स की वजह से। हालांकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजनेटेड रहता है, लेकिन उसमें पिगमेंट कौन सा रहता है, किस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा पिगमेंट एक्टिव रहता है। तो हीमोग्लोबिन की बात, हीमोसाइन की बात करें तो ब्लू कलर, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे
तो रेड कलर, जेंथोसाइनिन ब्लू कलर, फाइकोसाइनिन ब्राउन कलर, सॉरी जेंथोसाइनिन में आपको ब्राउन कलर, और इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें आपको ग्रेस कलर कह सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा बात करते हैं इसमें, ये क्या करता है, हीमोसाइनिन CO2 कंटेनिंग है और ये क्या है, O2 कंटेनिंग है। इसलिए दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या आंसर होगा, सेकंड नंबर बी वाला। इसने पूछा ऑक्सीजनेटेड के लिए कौन डील करता है, तो ये होगा हमारा कौन सा आंसर, हीमोग्लोबिन। क्लियर है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देन इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप इधर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, सेकंड पार्ट। सॉरी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इज नोन एज, किंगडम प्रोटिस्टा को किस नाम से जानते हैं, क्या प्रोजिनेट के नाम से जानते हैं, नहीं, प्रोजिनेट को प्रोकैरियोट के नाम से जानते हैं, ओल्डेस्ट, प्रिमिटिव या प्रोजिनेट। दूसरा आता है गार्बेज ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन, चौथा डीसी। देखिए प्रोटिस्टा को, अब प्रोटिस्टा को डस्टबिन या गार्बेज क्यों बोलते हैं, सो गार्बेज और डस्टबिन दोनों एक ही चीज है, हमने अलग अलग ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो बोलते दोनों को है। तो आप ये मत मार दीजिएगा बी या सी कोई भी, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो फर्स्ट ऑप्शन आप लगा सकते थे बी नंबर, लेकिन इसमें बी और सी दोनों दिया हुआ है तो लास्ट ऑप्शन आप लगाएंगे, नहीं तो हो जाएगा क्या, गलत। इस बात को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो इसमें आपको समझना क्या, अंडरस्टैंडिंग क्या करना है कि इसमें बोला है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो आपको लास्ट ऑप्शन होगा, ये आपको कंफर्म है। लेकिन गार्बेज और डस्टबिन बोलते क्यों, समझिए इसको। देखिए आपको पता है कि जितने बैक्टीरिया थे उनको विटेकर साहब ने मोनेरा में रख दिया, जो प्लांट थे प्लांट में रख दिया, जो एनिमल थे एनिमल में रख दिया, जो फंगस थे उनको फंजाई में रख दिया, जो बच गए पूरे छोटे मोटे, कुछ एल्गी बच गए, कुछ प्रोकैरियोट के बच गए, कुछ प्लांट के बच गए, कुछ फंजाई के बच गए, तो ये सब जो बच गए ना, तो बचा हुआ क्या होता है, कचड़ा, डस्टबिन होता है। इसीलिए जो बचे हुए स्पीसीज थे सबको रख दिया प्रोटिस्टा में, जिसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। तो इसलिए इस किंगडम को, इस क्लास को क्या बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर होगा, लास्ट वाला। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका, विच प्लांट हार्मोन यूज्ड ऑफ राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पहला क्या है, ऑक्सिन हार्मोन्स, पहला क्या है ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स की अगर बात करेंगे तो ऑक्सिन्स का काम क्या है, ये आपके ग्रोथिंग हार्मोन्स है, प्लांट की लेंथ, लेंथ में ग्रोथ करता है। ये टिप, टिप मतलब चाहे स्टेम का हो चाहे रूट का हो, टिप में पाया जाने वाला है, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल को डिवीजन में रोल प्ले करता है। फिर दूसरा है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी ग्रोथ में रोल प्ले करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ग्रोथ को थोड़ा कंट्रोल करेगा, ऑक्सिन्स को कंट्रोल करेगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। क्यों, क्योंकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, और जहाँ की जिब्रेलिन का काम क्या होता है, जिब्रेलिन का काम होता है कि ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, तभी तो जाके फ्रूट्स पकेगा। तो ये कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज करते हैं, सॉरी तो मतलब पतझड़, पतझड़ वाले मौसम लाने हैं ना, पत्ते पत्ते गिराने हैं। आपको पता होगा कि जैसी गर्मी का सीजन आता है पत्ते ये झाड़ देते हैं, है ना। तो पतझड़ का मौसम लाने के लिए कौन सा हार्मोन्स रोल प्ले करता है, जिब्रेलिन, जिसे बोलते हैं वनरलाइजेशन, पतझड़ का मौसम। तो वो कौन रोल प्ले करता है, जिब्रेलिन, मतलब एजिंग लाने में, एजिंग लाने में कौन रोल प्ले करता है, जिब्रेलिन। उसके बाद एथिलीन की बात करेंगे तो फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट कैसे पकेगा, जब सारे हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाएगा, एथिलीन हार्मोन्स छोड़ा जाएगा तब। और लास्ट है एब्सिसिक एसिड, ये तो एक इनहिबिटर हार्मोन्स है ना। हालांकि एथिलीन भी है, लेकिन एथिलीन उतना नहीं है जितना आपका एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड पूरे ग्रोथ को रोक देता है, जिसको बोलते हैं कि ये डोरमेंसी फेज में ले गया सबको, है ना। तो इसी वजह से एब्सिसिक की वजह से सीड आपका पक के मैच्योर हो जाता है, डोरमेंस स्टेज में चला जाता है, मतलब कि स्लीपिंग मोड में। फिर हम जब सीड को कभी लगाते हैं, बोते हैं, तब वो हमारा ग्रो अप होता है। ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपको कौन सा होगा, इसमें होगा एथिलीन, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। एथिलीन जो राइपनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे, हु इज द डिस्कवर ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हमें जो साइंटिस्ट दिए उनकी बात करनी पड़ेगी। तो देखिए एडवर्ड जेनर की अगर बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर क्या करते हैं, एडवर्ड जेनर की अगर बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर, इन्होंने पहला दुनिया का फर्स्ट वैक्सीन बनाया, ठीक है, क्लियर है, कौन, एडवर्ड जेनर ने। तो इसलिए एडवर्ड जेनर तो हो नहीं सकते। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे क्या बोलते हैं, इन्होंने पहली बार सर्कुलेटरी प्रोसेस की स्टडी की, कैसे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है।
इन्होंने कहा कि जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप को एक्चुअल में इन्होंने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन तो नन ऑफ दीज। तो इनमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, आपका आंसर हो सकता है कार्ल लैंडस्टीनर। क्लियर, राइट। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक द डिस्कवर ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर सेल इन किस सन में किया था, इन ईयर, किस सन में। तो ये तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट इसका आंसर सीधे क्या होगा 1665 में। क्लियर है, कंफ्यूज मत होइएगा, 1565 भी लिखा हुआ है तो कहीं डाउट में आप वो वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा। इन्होंने कहाँ डिस्कवर किया था, कॉर्क ऑफ प्लांट में। देखा स्ट्रक्चर सेल तो कैसा दिख रहा था, हनी कॉम्ब या कह सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसा, नेट लाइक स्ट्रक्चर, या एक और चीज बोल सकते हैं इसके लिए, क्या इसके लिए बोल सकते हैं इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट तो लिविंग सेल किसने किया था, लिवनहॉक ने। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दोस्तों किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नन ऑफ दीज। देखिए एक दिया वो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। तो क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है रिडक्शन, जब किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है रिडक्शन होता है। और एक होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि हम वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का ऑक्सीडेशन होता है या दोनों का सिंथेसिस होती है, जिसमें आगे चल के आपका ग्लूकोज बनता है। तो कहीं ना कहीं उनका सिंथेसिस हुआ, जिनमें क्या होगा आपका दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों बोल सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए सुटेबल टर्म इस्तेमाल किया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम दोनों बोलने की बजाय हम बल्कि ये बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। या हम एक काम बोल सकते हैं, यहाँ पे आप रिडक्शन रिडक्शन भी लिख सकते हैं, तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों होगा कि आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने की बजाय हम यहाँ पे केवल रिडक्शन भी कर सकते हैं, रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, रेडॉक्स दोनों होते हैं। कैसे होते हैं वो भी मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय। द्विनामकरण पद्धति, आपको पता होगा कि हर स्पीसीज का एक साइंटिफिक नेम होता है, कॉमन नेम होता है जिसे दुनिया में बुलाया जा सके, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने एक इंटरनेशनल एजेंसी से हमने नाम सर्टिफाइड किया है कि बाकी स्पीसीज का लोकलाइज नेम होना चाहिए, वही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ऑल ओवर कंट्री में जाए, कोई रिसर्च पर्पज से कहीं भी जाए, तो उस स्पीसीज को उस साइंटिस्ट के नाम से बुलाया जाए ताकि सब उसे आसानी से पहचाना जा सके कि इसकी बात चल रही है। तो उसमें दिया किसने था, हचिंसन, इन्होंने दिया। बेंथम हुकर की बात करेंगे तो बेंथम हुकर ने क्या किया था, इन्होंने प्लांट्स को मोनोकॉट डाइकॉट के आधार पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है ना, क्लियर है। तो उसको बेंथम हुकर ने दिया था। उसके बाद लिनियस की बात करेंगे तो लिनियस ने क्या किया था, लिनियस की अगर बात करेंगे तो लिनियस ने क्या किया था, लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जनरा प्लांटेरम बुक लिखा, नेचुरल सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखा, है ना, इनके बहुत सारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो बहुत सारे कारनामे इनके हैं, किसके, नेचुरल वाला क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने और आर्टिफिशियल वाला इन्होंने दिया, लिनियस ने, टू किंगडम का। तो इन्होंने बहुत सारे कारनामे इनका। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, कैरोलस लिनियस, ठीक है। लिनियस साहब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिन्होंने सबका नामकरण किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों क्या, द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल कंप्लीटेड। जो क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन है वो कहाँ कंप्लीट होती है, तो क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन की अगर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, स्ट्रोमा ग्रेना, साइटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है क्रेब्स साइकिल होता है ना, ये हमने शुरू में ही बताया था। ग्रेना और स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होते हैं। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज।
हृदय का पेस मेकर या कह सकते हैं आर्टिफिशियल हार्ट किसको बोला जाता है, या उसकी तरह कौन काम करता है। तो देखिए एबी नोड को क्या बोलते हैं, पेस सेटर। जब कभी सिग्नल हमारा एसए नोड काम नहीं कर पाता सिग्नल भेजने में, तो ये हेल्प करता है असिस्टेंट के रूप में। तो ये इसे बोलते हैं पेस सेटर, सिग्नल को सेट करके आपको हार्ट को नॉर्मलाइज करना, रेगुलेट करना। दूसरा होता है एसए नोड। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एसए नोड का होता है साइनो एट्रियल नोड। तो साइनो एट्रियल नोड की अगर बात करेंगे, इसको बोलते हैं पेस मेकर। जब कभी आपका हार्ट फेल हो जाता है, आर्टिफिशियल एसए नोड लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर, सिग्नल को जनरेट करने वाला। ठीक है ना, एक छोटा सा डिवाइस होता है, आपके हार्ट में चिपका दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये होगा पेस मेकर। बंडल ऑफ हिज की बात करेंगे तो हिज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और उधर पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इस वजह से इन दोनों का बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर नाम पड़ा। ये दोनों ही क्या है, पुरकिंजे फाइबर जो वायर गई होती है हार्ट में तो सिग्नल को ले जाने के लिए, वो पुरकिंजे फाइबर, और बंडल ऑफ हिज जो इन वायर को कलेक्ट करती है, बंचेस बनाती है, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या होगा, इसका होगा आपका दोस्तों एसए नोड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका दोस्तों, द मेन एसेंशियल फॉर स्टिमुलस कंडक्शन आर। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, इसका डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, आप चाहे नर्व सेल में सिग्नल का एक्सचेंज की बात करो, चाहे सेल मेम्ब्रेन में एक्सचेंज की बात करो, सोडियम पोटेशियम पंप चेन का नाम सुना होगा। वो सोडियम पोटेशियम पंप चेन यही है ना। सोडियम पोटेशियम पंप चेन की वजह से सिग्नल का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होती है। तो स्टिमुलस के लिए, स्टिमुलेट कंडक्शन के लिए कौन रोल प्ले करता है, सोडियम पोटेशियम। अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये साल्ट में, कैल्शियम की बात करेंगे तो ये आपके ये भी सिग्नल को रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर इसकी बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है दोस्तों, हमारे एंजाइमेटिक कैटालिटिक रिएक्शन में। बहुत सारे एंजाइम ऐसे कैटालिटिक रिएक्शन की तरह रोल प्ले करते हैं, वहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या होगा, इसमें आपका फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ दोस्तों, मेल हार्मोन्स इज, मेल हार्मोन्स इसमें से कौन सा है। तो ये बाकी सारे सब फीमेल हार्मोन्स है, एक को छोड़ करके। लास्ट वाला क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, स्पर्म बनाने में रोल प्ले करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने में। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे गोनाड है ना। गोनाड मतलब जेनिटल ट्रैक में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन्स है। तो आंसर आपका टेस्टोस्टेरोन होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये है ओवम बनाने में, आपके ओवुलेशन साइकिल में या पीरियोडिक साइकिल में हेल्प करते हैं। ये दोनों ओवम बनाने में हेल्प करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। रिलीज कहाँ से होते हैं, एंड्रोजन से। तो ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, आपका सही आंसर है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करेंगे, सॉरी, सर्दी का मौसम है ना, परेशानी तो आप समझ सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, किसकी, इमरजेंसी हार्मोन्स की। तो इमरजेंसी हार्मोन्स में वो हार्मोन्स जो आपके प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, इमरजेंसी टाइम में सीक्रेट होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, इमरजेंसी हार्मोन्स। अगर आप इमरजेंसी हार्मोन्स की बात करेंगे तो उसमें किसका नाम निकल के आएगा इमरजेंसी हार्मोन्स में, एल्डोस्टेरोन, थायराइड, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन। देखिए, थायरॉक्सिन तो थायराइड से ही रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इनमें दोनों बताने की जरूरत ही नहीं, थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। ठीक है, क्लियर है। ये सॉल्ट, आपकी गोइटर डिजीज ना हो इसलिए सॉल्ट वगैरह सीक्रेट करता है प्रॉपर। एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना, ये क्या करता है आपका, मेल में पाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। जिसकी वजह से आपका एल्डोस्टेरोन आपका एक तरीके से ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके अलावा एड्रेनालिन है, ये क्या करता है, एड्रेनालिन आपके बॉडी से एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है ना, या एटीसीएच, एटिनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन्स, या वैसोप्रेसिन। एडीएच को ही वैसोप्रेसिन बोलते हैं। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका यूरिन में वाटर को ये कंट्रोल करते हैं, ताकि डिस्चार्ज करने के लिए प्रॉपर वाटर बचे। ऐसा ना हो कि कहीं पूरा वाटर रिलीज हो जाए और हमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा किसके अंदर दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आपका इस ऑप्शन के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका एड्रेनालिन। इसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स। क्यों, क्योंकि ये जब आप कभी डिसीजन लेते हैं, कभी इमरजेंसी कंडीशन में फंस जाते हैं, कोई आपका पीछा कर रहा होता है, तो उस समय ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए उस प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में। इसे फाइट एंड फ्लाइंग भी बोलते हैं, क्योंकि आपको इस स्टेज में ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो आप जब किसी से लड़ते हैं तो बहुत आपके अंदर पावर आ जाती है, या आप जब दौड़ते हैं तो दौड़ने में ऐसा लगता है आप उड़ रहे हैं, इसी वजह से इसको
फाइट एंड फ्लाइंग हार्मोन्स भी बोल देते हैं, या इमरजेंसी हार्मोन्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, विच टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इन ह्यूमन। अगर ह्यूमन में एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करेंगे तो इसमें सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट है, लेकिन ह्यूमन में कौन सा पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। इसको डिस्चार्ज करने के लिए ज़्यादा वाटर की जरूरत होती है, ये हाईली पॉइजनस है, तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए जरूरत पड़ती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अमोनिया क्या है आपका, अमोनिया है आपका एक तरीके से ये वाटर में रहने वाली स्पीसीज, फिश वगैरह में पाया जाता है। दूसरा होता है यूरिया। यूरिया की बात करेंगे अगर, तो ये आपका पाया जाता है कहाँ, एक तरीके से यूरिया में आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्पेलिंग मेरी सबसे चेंज है, आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। इसमें यूरिया में ई ए होगा, ठीक है, क्लियर है, यूरिया, ठीक है, यूरिया और यूरिया की अगर बात करेंगे, यूरिक एसिड, ये ह्यूमन्स में सिक्रेट होता है, यूरियो, ठीक है ना, एक होता है यूरियो, एक होता है यूरेको, ठीक है। यूरेको की अगर बात करेंगे, यूरेको होता है यूरेको, जिसमें यूरिक एसिड होता है, यूरेको या यूरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है यूरियो। अब यूरिक एसिड इसमें होगा, और यूरिक एसिड यूरियो है या यूरिको, यूरिक एसिड इसमें होता है यूरियो, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड, और एक होता है आपका ग्वानिन। तो देखिए अगर आप बात करेंगे यूरिकोटेल, एक में यूरिको होता है, ठीक है ना, यूरिको, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड भी कर सकते हो, यूरेकोटेलिज्म, यूरिको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। अच्छा, ग्वानिन कौन सिक्रेट करते हैं, कॉकरोच, ये एकमात्र ऐसा है जो ग्वानिन पाया जाता है किसमें, कॉकरोच में। बाकी ये पाए जाते हैं हॉर्स में, यूरिया पाया जाता है ह्यूमन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसको वाटर की जरूरत पड़ती है, फिर इसको पड़ती है, फिर इसको पड़ती है, फिर इसको। तो इसमें ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा यूरिया। इसके बाद दो लास्ट क्वेश्चन है, अगर इनकी आप बात करोगे तो इनमें क्या है, अगर आप बात करते हो किसकी, विच टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है, हीमोसाइनिन डीऑक्सिजेनेटेड ब्लड में प्रेजेंट होता है, यूरोक्रोम यूरिन में प्रेजेंट होता है। एक लास्ट होता है आपका, डी नंबर ऑप्शन नहीं लिखा क्या, डी नंबर भी ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है बिलिरुबिन। डी नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों, बिलिरुबिन, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन की अगर बात करेंगे तो ये आपके पॉटी का जो कलर होता है ना, कौन सा, येलोइश कलर, वो इसी की वजह से होता है। वो सीक्रेट कहाँ से होता है, लीवर से, एज ए बाइल जूस के फॉर्म में, ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अ लिविंग सिस्टम इज अ, लिविंग सिस्टम की अगर बात करेंगे तो स्पीसीज कैसे होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, बोथ, नन ऑफ दीज। अगर आप बात करोगे ओपन सिस्टम, तो वो स्पीसीज जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो, मैटर या एनर्जी का एक्सचेंज हो, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने उसको वेस्ट करूँगा बाहर छोड़ दिया, फिर मैंने खाना खाया, फिर तो ये मेरा एक्सचेंज हो रहा है, तो वो होता है ओपन। क्लोज, ना तो मुझे लेना है ना तो मुझे देना है ना, ना तो मैं बाहर से लूँगा ना तो मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग ना तो किसी से लेते हैं ना तो किसी से देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें आपका होगा क्लोज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बोथ, क्या दोनों होगा, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या होगा, ओपन सिस्टम, क्योंकि इंसान क्या है या लिविंग क्या है, ओपन सिस्टम है, एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑर्गेन इज नोन एज ब्लड बैंक। किस ऑर्गेन को ब्लड बैंक बोलते हैं, देखिए लीवर बाइल जूस सिक्रेशन करता है, लंग्स की बात करेंगे तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप बात करेंगे स्प्लीन, तो स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक, या इसे बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि जितनी भी आरबीसी डेड होती हैं 120 दिन के बाद, वो सब यहीं आके फिल्टर होती हैं। अगर हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट क्या करता है, हार्ट केवल ब्लड को सर्कुलेट करता है, उसे इंजन बोलते हैं, इंजन ऑफ द हार्ट, ध्यान रखिएगा। इसलिए दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका सी नंबर स्प्लीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर
बाय विच स्टेज, किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो मियोसिस डिवीजन में अगर आप बात करोगे तो ये फेजेस को आपने पढ़ा होगा, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन और पैकेटीन। अगर आप बात करोगे जाइगोटीन, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। डिप्लोटीन में क्या होता है, इनमें पेयरिंग होता है, डिप्लो मतलब डाई मतलब पेयरिंग होती है। पैकेटीन में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, कट के अलग होते हैं, शिफ्ट होते हैं। और पैकेट लेप्टोटीन में क्या होता है, ये जैसे ही एक्सचेंज होगा तो ये किएसमो फॉर्मेशन करके लेफ्ट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं लेप्टोटीन। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, पैकेटीन, सी नंबर ऑप्शन। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन में आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फ़ायदे मिल सके, ठीक है। और ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके लिए, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा और अच्छे से रिवाइज करिएगा। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। जय हिंद दोस्तों। पोपरी।